हेलो फ्रेंड्स। कल हमने जिक्र किया था साइकस के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड देन डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर दैट इज पोलन ग्रेन, यानी कि परागकण या लघु बीजाणु के डेवलपमेंट के बारे में हमने जिक्र किया था। तो ये हमने देख लिया था। आज हम बात करने वाले हैं कि जो माइक्रोस्पोर बनता है, लघु बीजाणु, या इसको हम कहते हैं परागकण। इस परागकण से अब डेवलपमेंट होगा मेल गैमेटोफाइट अर्थात नर युग्मकोद्भिद का। नर युग्मकोद्भिद का तो बीजाणुधानी लघु बीजाणुधानी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण हुआ। अब यही परागकण बाद में अंकुरित होने के बाद बनेगा नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद तो नर युग्मकोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट जिसको हम कहेंगे। लेकिन बात अब ये आती है कि अगर हम पादप के अंदर देखते हैं, साइकस का पादप हो चाहे कोई भी पादप हो, उसमें अगर एक डेवलपमेंट चल रहा है तो दूसरा डेवलपमेंट भी साथ साथ चलेगा। यानी जैसे हम कह रहे हैं मेल गैमेटोफाइट बन रहा है, इससे माइक्रोस्पोर बन गए, उसी प्रकार से साइड में जो दूसरा प्लांट है, अगर वो पादप द्विलिंगी है तो उसी पादप में, और अगर वो पादप कोई एक लिंगी है तो दूसरे पादप के अंदर जो गुरु बीजाणु है, गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणु, इनका डेवलपमेंट भी साथ साथ चलता है। तो बात ये आती है कि जो नर युग्मकोद्भिद कब बनेगा और कैसे बनेगा। मेल गैमेटोफाइट क्या है, कैसे? तो देखो, नर युग्मकोद्भिद का जो परिवर्धन है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट जो है, उसके डेवलपमेंट को हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो पहला जो डेवलपमेंट का भाग है उसको हम कहेंगे परागण पूर्व परिवर्तन या परिवर्धन, यानी कि प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट। उसके बाद दूसरी जो प्रोसेस होगी वो होगा यहाँ पर पोलिनेशन, परागण, और तीसरी जो स्थिति है उसको हम कहेंगे परागण पश्च परिवर्धन। तो इसे हम तीन भागों में बांट सकते हैं। परागण से पहले परिवर्धन, फिर परागण कब होगा, और उसके बाद परागण के बाद का परिवर्धन। तो तीन प्रोसेस यहां पर पाई जाती है। तो ये है परागण से पहले परिवर्धन। यहां पर देखते हैं कि परागण से पहले के परिवर्धन में क्या होता है। तो देखो, ये है अपना लघु बीजाणु। एक बात ध्यान रहे कि परागण से पहले का जो परिवर्धन है वो लघु बीजाणुधानी में ही होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम में ही होता है। और उसके बाद जब यहाँ डेवलपमेंट हो जाता है फिर उसका परागण होता है, और फिर उसके बाद जो बचा हुआ डेवलपमेंट है वो परागण के बाद होता है। तो ये इसका केंद्रक शुरू में बीच में ही होता है, ये इसका केंद्रक है। और इसके साइड में यहां पर इसमें बहुत सारे स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं, ऐसे स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं। ये इसके ऊपर एक्जोथीसियम, यानी कि दो सतहों से घिरा होता है या दो परतों से घिरा होता है, या इसकी जो बाहरी संरचना वो द्विपर्तीय होती है, दिस इज एक्जोथीसियम।
This is endothecium. These are starch granules. Starch. This is nucleus. ठीक, इसमें और भी सब चीज होती है, लेकिन हम इतना ही यहाँ पर इनको दर्शाएंगे। उसके बाद ये इसका ए डायग्राम। बी डायग्राम में क्या होता है कि धीरे धीरे इसके अंदर एक जो रिक्तिका है, वैक्यूल है, उसका प्रादुर्भाव या विकास होता है इस तरह से। तो जब ये बनती है उस समय जो ये केंद्रक है इसका, ये इस जगह पर आ जाता है, यानी कि ये थोड़ा नीचे की तरफ या एक साइड में हो जाता है। और जितने भी स्टार्च ग्रेन्यूल्स हैं वो सब स्टार्च ग्रेन्यूल्स इसके परिधि के चारों तरफ आ जाते हैं। ठीक, और ये इसका एक्सोथीसियम। This is a vacuole. अब आगे का डेवलपमेंट जो है वो इस वैक्यूल के कारण जो केंद्रक परिधि की तरफ आया है उसके अंदर होता है। यहां देखता हूं मैं कि किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। तो देखिए, सबसे पहले माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु, इसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोर। इसमें एक अनइक्वल असमान विभाजन, जिससे एक बनती है प्रोथेलियल कोशिका एंड एक बनती है जनरेटिव सेल, सॉरी पुंधानी कोशिका, एंथ्रिडियल सेल या पुंधानी कोशिका, एंथ्रिडियल सेल, या इसको हम कहेंगे पुंधानी कोशिका। तो प्रोथेलियल कोशिका में नो डिवीजन, आगे कोई डिवीजन नहीं होता है, ये ऐसे ही रहती है। लेकिन पुंधानी कोशिका जो है इसके अंदर फिर एक डिवीजन होता है। ये एक्चुअली बड़ी होती है, ये छोटी होती है, स्मॉल होती है ये, और ये होती है लार्ज। अब इस लार्ज में फिर विभाजन होता है, जिससे बनती है ये जनरेटिव सेल, एक तो बनती है जनन कोशिका और एक बनती है नाल कोशिका, जिसको हम कहेंगे जो पराग नलिका बनेगी, या इसको हम ट्यूब सेल कहेंगे, नलिका कोशिका। जैसे जनन कोशिका, जनन कोशिका, नलिका कोशिका, हिंदी भी यहां पर लिख दिया हूं, जिससे आपको पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो और चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो। तो जनरेटिव सेल या जनन कोशिका, जैसे ट्यूब सेल और नलिका कोशिका। अब देखो, ट्यूब सेल तो पराग नलिका बनाएगी। अब जनरेटिव सेल जो है इसमें भी फिर एक विभाजन होता है, जिससे फिर यहाँ पर दो कोशिका बनती है। तो एक कोशिका बनती है काय कोशिका और एक बनती है वृंत कोशिका। तो बॉडी सेल्स या बॉडी सेल, और एक बनती है स्टार्क सेल। स्टार्क सेल बोले तो वृंत कोशिका,
दिस इज व्रंत, दिस इज काय कोशिका, बॉडी मतलब काय कोशिका। अब व्रंत तो व्रंत का निर्माण करता है और काय कोशिका जो है वो इसमें विभाजन होता है और विभाजन होने से इससे दो कोशिका बन जाती है। इनमें से दोनों को हम कहते हैं पुंगणु मात्र कोशिका, और यहां भी पुंगणु मातृ कोशिका। ठीक है, पुंगणु मात्र कोशिका, एंथ्रोजॉइड मदर सेल, और उसके बाद इनमें होता है कायांतरण। और जो कायांतरण के लिए क्या है कि ब्लीफेरोप्लास्ट आया देखेंगे हम, तो कायांतरण यहां पर होता है। तो कायांतरण होने से दोनों तरफ यहां भी पुंगणु बनता है और इस जगह भी पुंगणु बनता है, अर्थात पुंगणु बन जाते हैं दो। अब दो पुंगणु क्यों बनते हैं हम आगे बात करेंगे, क्योंकि जो बीजांड जिसके अंदर स्त्रीधानी होती है, तो स्त्रीधानी में जो अंड कोशिका है, स्त्रीधानियां दो होती है, यहाँ पर पुंगधानी के अंदर जो पुंगणु है वो दो बन रहे हैं, तो दोनों पुंगणु फिर एक एक स्त्रीधानी के लिए काम में आएगा। ठीक है, तो ये है, इस तरह से ये वैक्यूल का निर्माण होता है। तो देखो अब ये जो सेल है, ये सेल इसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियस, जो किसका है, माइक्रोस्पोर का है। ये न्यूक्लियस ये अब डिवाइड होता है, और डिवाइड जो है वो अनइक्वल डिवाइड है। अनइक्वल डिवाइड में क्या होगा कि ये एक बड़ी सेल बनेगी इस तरह से, तो ये तो हो गई इसकी रिक्तिकाएं। ठीक है, डिवाइड होता है तो एक तो बनती है छोटी सेल और एक बनती है बड़ी सेल। दिस इज बिग सेल, लार्ज सेल, दिस इज स्मॉल सेल। ठीक है, स्मॉल सेल को हम कहेंगे प्रोथैलियल सेल। तो ये है प्रोथैलियल सेल, दिस इज एंथीरियल सेल, एंथीरियल सेल। ठीक, ये इसके ऊपर का आवरण, सॉरी एक्सोथेलियम। और यहां पर हम देखेंगे तो ये स्टार्च ग्रेन्यूल्स इस तरह है। अब क्या हुआ देखो, प्रोथैलियल सेल में कोई डिवीजन नहीं होता है, इस सेल के अंदर डिवीजन होते हैं। ठीक, इस सेल में डिवीजन होता है, तो डिवीजन होने से इसमें फिर 3 सेल बन जाती है। प्रोथैलियल सेल तो यही रहेगी और 2 सेल बन जाते हैं इस तरह से। तीन सेल बन गई, जिसमें ये प्रोथैलियल सेल है पीसी, दिस इज एंथीरियल सेल है एसी, एंड दिस इज सॉरी ये जनरेटिव सेल है, और दिस इज ट्यूब सेल टीसी, दिस इज ट्यूब सेल। अब इस कंडीशन में यहां पर इसमें 3 सेल स्टेज है, 3 सेल स्टेज है। तो इस 3 सेल स्टेज में जितने भी लघु बीजाणु हैं वो सब लघु बीजाणुधानी से बाहर आते हैं। देखो 3 सेल कौन कौन सी है, एक तो प्रोथैलियल सेल है, एक जनरेटिव सेल है और एक ट्यूब सेल है। इन तीनों सेल की स्थिति में जब 3 सेल बन जाती हैं तो इस कंडीशन में जो लघु बीजाणु है वो लघु बीजाणुधानी से बाहर आता है, अर्थात प्रकीर्णन हो जाता है। अगर इसका प्रकीर्णन हो जाता है तो उस कंडीशन में अब अगली जो क्रिया है वो होगी परागण, क्योंकि निश्चित है कि जिस समय प्रकीर्णन होता है लघु बीजाणुओं का, तो उसी समय जो इसका मादा वाला पार्ट है जिसको हम बीजांड कहेंगे, वो बीजांड भी लगभग तैयार हो जाता है, क्योंकि इससे निकलने के बाद ये परागकण इस स्टेज में सीधे कहाँ जाएंगे, बीजांड के पास जाएंगे,
ताकि उनमें निषेचन होगा और निषेचन होने से सॉरी पहले परागन होगा उसके बाद निषेचन होगा, इससे फिर अगली प्रोसेस चालू होगी। इसमें जाइगोट है। तो इस कंडीशन में यहां से तो देखो होता ये है कि ये जो परागकण है इसको अगर हम यहीं छोड़ दें, ठीक है, आगे की जो प्रोसेस है उसे हम थोड़ा बाद में पढ़ें, इसे हम यहीं छोड़ दें और इसको हम तब याद करें जब निषेचन हो, तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि ये जो डेवलपमेंट है ना ये तो होता है बीजाणु नाली के अंदर, अब परागन हो गया, मैंने बता दिया आपको। अब आगे का जो डेवलपमेंट होना है वो तो बीजांड पर होना है ना, अर्थात मादा युग्मकोद्भिद पर होना है। तो इसलिए पहले हम मादा युग्मकोद्भिद की संरचना को जाने और उसके बाद हम देखें कि परागित होने के बाद ये परागकण कहाँ आए हैं और फिर उसके बाद इन परागकणों का क्या होता है और कैसे ये निषेचन करते हैं, तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसलिए हम इस प्रोसेस को यहीं पर छोड़ लेते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फीमेल गैमेटोफाइट मादा युग्मकोद्भिद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।